कॉलेज कैसे चुना सबसे पहले? हाँ, हाउ यू डिसाइड योर सच कॉलेज? में बता रहे अपना रिकॉर्ड करना हाँ, है कर मैं देखना चाहूंगा, मैं भी देखूंगा। फिर वो नहीं सॉरी सर्टिफिकेशन कौन कौन सी किया आपने? रुक जा भाई ऐसा मत। अब इस पे अब इधर से फुटेज मुझे लगा आएगी। रिकॉर्डिंग कर रहा है, कटोरे में खाना खा रहा हूँ। नहीं अब इधर से हो गए, 2 टेक हो गए, जो अच्छा लगेगा वो चिपकाऊंगा। कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगा, वो तुम्हें नॉर्मली जैसे तुम बातचीत करते हो उस हिसाब से तुम्हें आंसर देना है। मैं जेईई मेंस का एग्जाम छोड़ के आगरा भाग गया था घूमने के लिए। तब मेरे को ये चीज़ समझ आई थी कि मतलब एक ही एग्जाम दिया था मैंने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। मेरे को पूरे इंडिया में 3 कॉलेज मिले थे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट नितिश। आई एम अ सॉक एनालिस्ट एट बिरला सॉफ्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं आशीष। ही इज अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर एट मुनीस। हाय आशीष, हाउ आर यू? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, so about me, I am Ashish, and I am working currently in Munis, and that would be as a cloud security engineer. And वो बहुत complex है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा कि cloud security engineer है क्या है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे बना इसमें और आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? कब आपने सोचा कि आप साइबर सिक्योरिटी करेंगे? ओके, सो ऐसे नहीं बोलता कि इंटरेस्ट कब बना, ये समझ आ गया था कि कुछ और नहीं कर सकता। मतलब एक चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ, और वो शायद साइबर सिक्योरिटी वाली साइड थी। पहले तो वो वाला कंफ्यूजन था कि हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, उसके चक्कर में तो बहुत टाइम निकाला। फिर उसके बाद 2-3 अपने साथ के हैकर से मिला तो समझ आ गया कि हैकर तो नहीं बनना है। हम लोग साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस कर रहे थे, तो वहाँ से सर्टिफिकेशंस पता लगे, फिर वो थोड़ा करा, तो वहाँ से थोड़ा सा रियल इंटरेस्ट वहाँ बना था। उससे पहले कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, चीज़ें खोलना, तोड़ना, रैम निकालना, साफ सफाई करना, वही सब सीपीयू का नॉर्मल झमेला, वायरस बांटना, पॉन बांटना, वही सब। लेकिन हाँ, उसके बाद जो रियल इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ था वो बीटेक में शुरू हुआ था। कॉलेज कैसे चुना और कॉलेज लाइफ कैसी रही? कॉलेज कैसे चुना सबसे पहले? हाउ यू डिसाइड योर कॉलेज? सच में बता रहे मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं, ठीक है। तो 12th में कोई ऐसे बहुत अच्छा स्टूडेंट था नहीं। 2 चीज़ों में नंबर अच्छे थे, इंग्लिश और कंप्यूटर। उसके अलावा ये पता था कि 3 मेजर पार्ट थे उसमें। पहला कि 12th में ज़्यादा अच्छे नंबर तो बाकी चीज़ों में थे नहीं मेरे। मैथ में मैं बहुत कोने से पास हुआ था, मतलब 42 जैसे तैसे करके पास हुआ था। तो इंजीनियरिंग करने का तो बहुत ज़्यादा मन था, और साइबर सिक्योरिटी मेरे को शायद पहले से क्लियर था। ये चीज़ मेरे को लगता है कि मेरे को काफ़ी पहले से ये चीज़ पता थी कि मेरे को सिक्योरिटी साइड में जाना है। जब सब लोग ये दे रहे थे, क्या बोलते थे, IIEEE और जेईई मेंस दे रहे थे, तो मैं जेईई मेंस का एग्ज़ाम छोड़ के आगरा भाग गया था घूमने के लिए। तब मेरे को ये चीज़ समझ आई थी कि मतलब एक ही एग्ज़ाम दिया था मैंने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। मेरे को पूरे इंडिया में 3 कॉलेज मिले थे, क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी में करना था। उस टाइम पे 3 कॉलेज थे, तो उसमें से एक कॉलेज जब चूज़ करने गया तो आखिरी टाइम पे उसकी सीट चली गई। तो देहरादून जा नहीं पाया। फिर ट्रैवलिंग का शौक बहुत ज़्यादा था। शौक तो गया था उस टाइम, तो करा तो कभी था नहीं ट्रैवलिंग, लेकिन उससे पहले इतना था कि हाँ यार ट्रैवलिंग करनी है। फिर देखा मेघालय, ये तो बहुत, कॉलेज बाद में देखा, पहले गूगल पे फोटो देखे मेघालय के, कहीं तो सही है चले जाते। तो चला गया बस। वहाँ से बीटेक फर्स्ट ईयर वहाँ से किया। एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद जब मैंने DIT ज्वाइन किया तुम लोग के साथ, वहाँ से साइबर सिक्योरिटी वाली चीज़ बहुत सीरियस हो गई थी। फिर वहाँ से मेरे को एक ऐसा कॉमन ग्रुप मिल गया था, जय, तू और बाकी अपूर्वा, उज्जवल, ये सब लोग जिनका कॉमन माइंडसेट था। वहाँ से सिक्योरिटी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ही बूस्ट हो गई थी। मतलब ऊपर से लोग ऐसे मिल गए थे जिनका दिमाग क्लियर था कि बाकी जगह पे नंबर स्कोर नहीं करने, जो चीज़ करना है वो करना है। तो वो रेस से बाहर हो गए थे कि हाँ नंबर स्कोर करना है, वो वाली चीज़ बहुत पीछे छोड़ दी थी। उसके बाद फिर जो चीज़ करनी थी एक्चुअली मैं वो बिल्ड करनी शुरू करी थी। करियर, साइबर सिक्योरिटी करियर क्या है? किसी को जानना हो, न्यू पर्सन है, साइबर सिक्योरिटी क्या है? लोगों को मोस्टली पता है कि हैकर ही होता है, किसी से मिलो। साइबर सिक्योरिटी में हैक कर सकते हो आप कि नहीं कर सकते हो? कैसे क्या है इस फील्ड में ग्रोथ? ये हैकर वाला माइंडसेट बुरा नहीं है। हैकर भी एक साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। शायद साइबर सिक्योरिटी, ये मेरा पर्सनल थॉट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको ऐसा ही करना चाहिए, बट शायद साइबर सिक्योरिटी उन लोगों को ज़्यादा सूट करेगा जो क्यूरियस है बाय डिफॉल्ट। मतलब जिनको खुरापात करने का शौक रहता है ना, कि ये चीज़ काम कर क्यों रही है,
कर रही है तो कैसे कर रही है, इसके पीछे और जो कंपोनेंट हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार दिमाग में ये अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, इतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना पढ़ने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, अगर ये माइंडसेट है दिमाग में तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। मतलब मेरे को अभी तक बस एक ही चीज़ समझ आई है कि जितनी बार तुम एक चीज़ सीखोगे उतनी बार तुम्हें और अंदर जाना पड़ेगा समझाने के लिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। कोई भी सिस्टम, जैसे हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में एक नॉर्मल दुनिया है और उसको सेव करने के लिए पुलिस है, उसी तरीके से ऐसा समझ लो कि हम कंप्यूटर की दुनिया की पुलिस है। लेकिन इससे पहले कि तुम किसी को सेव करो, तुम्हें पहले समझ आना चाहिए कि सिस्टम ब्रेक कैसे करना है और सिस्टम काम कैसे करता है। ब्रेक से ज़्यादा तुम्हें ये समझ आना चाहिए सिस्टम काम कैसे करता है। तो जब तुम साइबर सिक्योरिटी की बात करोगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम हाउ योर architecture, how your things are working. And if you're not curious about this part, how your architecture is working, and you are like, you don't want, there is no limit, is इसमें ऐसा 9 to 5 का सीन नहीं है। if you are not really curious into it, एक पॉइंट पे जाके डेड एंड आ जाएगा जहाँ पे you'll be like कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। बिकॉज इट्स रियली लाइक सिविल सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, कोई एंड नहीं है, जितना सीखना उतना सीखो। टेराफॉर्म से लेके कोडिंग से लेके हर हर सीन आ जाएगा तुम्हें, जितना सीखना है, कोई लिमिट नहीं है इसमें। और बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत डायरेक्शंस में जाएगा। हैकिंग उसका इतना सा कंपोनेंट है, उसको उसको साइबर सिक्योरिटी मान के मत चलना, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। वो मतलब है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन वो साइबर सिक्योरिटी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग एक्चुअली में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट किसी को पढ़ने चाहिए अपने कॉलेज लाइफ में या इन जनरल साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए? नेटवर्किंग, भूल जाओ कुछ भी और। नेटवर्किंग, मेरे को आज तक एक कंपोनेंट, एक सब्जेक्ट ने जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी है वो नेटवर्किंग है। कॉन्सेप्चुअली, मतलब कॉन्सेप्चुअली नेटवर्किंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको नेटवर्क समझ नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप हमेशा यही कंफ्यूजन में रहोगे कि एक्चुअली में चीज़ काम कैसे कर रही है। तो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट चार्ट जाओ। पहला नेटवर्किंग, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मैं बुक वाली की बात नहीं कर रहा कि फॉरोजन बैठ के चाट रहे हो या फिर वो किसी काम का नहीं है। पहले साल से नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्किंग के कंपोनेंट पढ़ना शुरू कर दो और विंडोज हटा दो सिस्टम से, लिनक्स डाल लो। इस चीज को मैं 4 साल तक लोगों को समझाता रहा कि भाई विंडोज हटाओ, लिनक्स डालो, तभी लिनक्स आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जब उसको नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करोगे तो कभी उसको एक्चुअली में समझोगे नहीं, उसको सिर्फ सब्जेक्ट बना के ही समझ पढ़ते रहोगे। एक्चुअली में विंडो हटाओ, लिनक्स डालो एंड अपना पूरा नॉर्मल काम लिनक्स से करो। इतना कर लिया, ये दो कंपोनेंट तुमने सीख लिया, तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद फिर वो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट और वो सब कुछ है, वो सब तुम्हें इंजीनियरिंग सिखा देगी, वो तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं चाहिए। पास तो करना ही पड़ेगा ना इंजीनियरिंग थोड़े बहुत नंबर तो चाहिए, उतना इंजीनियरिंग सिखा देगी। लेकिन हाँ, ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं, जब जब भी सब्जेक्ट आए या नहीं आए या तुम्हारे कैरिकुलम में है कि नहीं है, घुस जाओ। ये दो अल्ट्रा फाउंडेशन है, ये दो चीजें समझ आ गई, यू आर लाइक 50% डन। इंटर्नशिप के बारे में, इंटर्नशिप कहाँ से करी? कौन सी कंपनी से करी? क्यों कंपनी की चूज करी वो इंटर्नशिप के लिए? इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। पहली इंटर्नशिप करी थी मैंने पुणे में, एक छोटी सी कंपनी थी, 10-12 लोगों की, ठीक है। एंड उन पहले इंटर्नशाला से ट्राई किया। कम से कम 19 जगह पे अप्लाई करा और 19 से आधे ने तो रिप्लाई भी नहीं दिया, बाकी जगह से स्ट्रेट नो आया मतलब शुरू करने से पहले जमीन के अंदर चला गया लेकिन एक एक चीज जो सबसे अच्छी थी ना, वो ये पता था कि इंटरेस्ट बहुत रियल है। कंपनी को समझ आए नहीं आए, और मैं ये ट्राई कर रहा था बीटेक थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर जब शुरू होने वाला था, सेकंड ईयर लास्ट में। और उस टाइम पे इंटर्नशिप कोई देता भी नहीं है आपको, सेकंड ईयर लास्ट में बहुत मुश्किल से इंटर्नशिप लगती है। एटलीस्ट हमारे टाइम पे बहुत मुश्किल से मिल रही थी तो इंटर्नशाला पे ट्राई करते करते एक कंपनी ने कॉल किया बस, पुणे से। देहरादून में वो कर रहे थे अपनी इंजीनियरिंग, और एक कंपनी ने कॉल किया पुणे से। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि भाई देखो, इतना तो पता है कि तुम्हें नॉलेज, मतलब तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है जो हमें कराना है, बट तुम्हारा इंटरेस्ट है, और तुम ये बताओ कि क्या तुम एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो। ऐसा तो नहीं है कि सिक्योरिटी के लिए आ रहे हो तो सिर्फ सिक्योरिटी करनी है। मैंने उनको बस इतना बोला था कि जो दोगे वो कर लूंगा, बस बुला लो, क्योंकि मेरे को निकलना था वहां से। और मेरा ये था कि बस सिक्योरिटी का एक्सपोजर मिल जाए, थोड़ा सा टेक्निकल लोगों से मिल जाए। फिर पुणे चला गया, 2 महीने के लिए इंटर्नशिप करी वहाँ पे। जैन शांति नाम की कंपनी थी, अभी उसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कंपनी भी नहीं मिलेगी, वो गायब हो गई। लेकिन बहुत काम की चीज़ सिखा दी उसने, इतनी काम की चीज़ सिखा दी थी उस कंपनी ने मेरे को। मतलब 9 बजे बुलाता था वो और रात को 9 बजे छोड़ता था।
लेकिन वो मेरे से नहीं बोलता था कि 9 बजे तक बैठ। मेरा खुद का मन ऐसा होता था कि इतनी सारी चीजें थी, मेरा मन होता था वहीं बैठा रहो, सीखता रहो, सीखता रहो, कुछ ना कुछ सीखता रहो। कभी किसी डोमेन में, कभी किसी डोमेन में। बाजू में एडब्ल्यूएस का बंदा बैठता था, वहां से एडब्ल्यूएस में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ कि क्लाउड क्लाउड क्या है। मेरे बराबर में पीछे बैक एंड और फ्रंट एंड वाले लोग बैठते थे, वहां से बैक एंड फ्रंट एंड की नॉलेज समझ आई क्या होती है। एक यूआई यूएक्स वाले लोगों से बात करने लगा था मैं कि होता क्या है, कंपनी समझ आने लगी थी कि कंपनी रन कैसे करती है। और वो जो इंटर्नशिप करी थी ना, 2 महीने की इंटर्नशिप, वो मेरे को एक्चुअली में आईबीएम की इंटर्नशिप में काम आई थी। जब कॉलेज में एक ही कंपनी आई आई पहली कंपनी आईबीएम आई, उसमें बैठा और इंटर्नशिप के लिए मेरा लक चला, मेरा बहुत अच्छा लक चला कि मेरा उसमें हो गया। और उन्होंने इंटर्नशिप दी, तो आईबीएम में इंटर्नशिप करी 6 महीने। फिर उन्होंने रिप्लेसमेंट ऑफर दे दिया, वहां से चला गया। प्लेसमेंट जर्नी अबे यार। की प्लेसमेंट, देन यू गॉट इनटू योर फर्स्ट कंपनी आईबीएम, उसके बारे में भाई प्लेस प्लेसमेंट। सच्चाई तो ये थी कि जब जब कॉलेज में गया था ना, तो अपने एक स्टैंडर्ड सेट करके गया था कि आईबीएम का सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। अगर आईबीएम में ले लिया तो बस फाड़ दिया, उन्हें जिंदगी जीत ली कि बस आईबीएम में होना चाहिए। कंपनी में पहली कंपनी आई आईबीएम कॉलेज में, और आईबीएम सिक्योरिटी। और मेरा ये भी क्लियर था कि मेरे को और किसी कंपनी में बैठना ही नहीं है। क्लैरिटी बहुत है भाई में कि करना है तो सिक्योरिटी में करना है, नहीं तो नहीं करना। तो सिक्योरिटी की कंपनियां ट्राई किया, और अनफॉर्चुनेटली उसमें हो गया। लेकिन उसकी दूसरी साइड ये है कि उसके अलावा और किसी में हुआ भी नहीं सिर्फ आईबीएम में ही हुआ। आईबीएम में ही चाहिए था, आईबीएम में ही हुआ, बाकी किसी में फिर दिया भी नहीं। मतलब थोड़ी बहुत कोशिश करी और कभी उतना सीरियसली दिया नहीं, तो हुआ भी नहीं। आईबीएम में देने के बाद कॉलेज से 5 लोग सेलेक्ट हुए थे। 6 महीने की इंटर्नशिप थी, लेकिन इंटर्नशिप वर्थ है। कॉल कंपनी ज्वाइन करो मत करो, इंटर्नशिप वर्थ है, क्योंकि वो इंटर्नशिप में क्या सीखा, क्या क्या सिखाया उन्होंने? 2 महीने उन्होंने सिर्फ डोमेन समझाए कि साइबर सिक्योरिटी के 6 अलग अलग डोमेन, एसएसआरसी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, और एंड पॉइंट सिक्योरिटी। मतलब आईबीएम जिन जिन डोमेन में काम करता था, उन डोमेन के सारी चीज़ें समझाई। और अच्छी चीज़ ये थी कि क्योंकि तुम इंडस्ट्री में थे और कंपनी की बिल्डिंग में थे, तो जो बंदा अच्छा था उस चीज़ में, मतलब जो एक्चुअली में पूरी की पूरे डोमेन को लीड कर रहा था, वो आता था और वो तुम्हें बताता था। वो कॉलेज की चीज़, कॉलेज वाला ही सेशन होता था, आता था 2 घंटे बताता था, चला जाता था। लेकिन जो कॉलेज से डिफरेंट था वो ये था कि कॉलेज का टीचर तो चला जाता था, लेकिन यहाँ का बंदा उसी ऑफिस में ही होता था। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो जाओ और उसके में घुस जाओ। और ये मेरी टेंडेंसी है कि अगर मेरे को बंदा पसंद आ गया तो मैं उसके पीछे बोलूंगा। वो मेरे को वहां पे मेरे को 2-3 कॉन्टेक्ट मिले थे, वहां पे मेरे को ऐसे 2-3 लोग मिले थे जिनको देख के मेरे को लाइफ में इंस्पिरेशन मिली थी कि हाँ, ये फील्ड वर्थ इट है। मतलब ऑल दो मैं भले ही कहीं जाऊं नहीं जाऊं, इंडिया में ही रहूं या जो भी रहूं, लेकिन इस फील्ड में इनके लेवल पर रह के मेरे को अच्छा लगा, वहां से इंस्पिरेशन बनी थी मेरे लिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया, उस प्रोजेक्ट में काम किया। वो प्रोजेक्ट सारे 50 लोग, 50 लोग सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया में। 50 में से वो 3 मेजर प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हो गया, फिर उन्होंने ऑफर दे दिया, फिर ज्वाइन कर लिया। कैंपस प्लेसमेंट और बस आउटसाइड प्लेसमेंट के बारे में। शायद हम जैसे लोग, जब जो एक्चुअली बीट आईआईटी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आईआईटी से नीचे जो नॉर्मल टियर कॉलेजेस हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हम एंट्री एंट्री कर पाए इंडस्ट्री के अंदर, और अपने फील्ड के अंदर एंट्री कर पाए। टीसीएस, कॉग्निजेंट, या मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैंने वहाँ के भी लोग देखे हैं जो एक्चुअली में साइबर सिक्योरिटी में अच्छा कर रहे हैं और डबल ट्रिपल पैकेज पे चले गए उसके बाद। तो किसी कंपनी का स्टीरियोटाइप नहीं ले रहा मैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट टाइम में आप अपने डोमेन के अंदर चले जाओ। कोशिश ये करना है कि तुम पहली बार में साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर ही कोई जॉब ले पाओ। कंपनी उतनी मैटर नहीं करेगी, यू गेट अ बिग ब्रांड, ऑब्वियसली उसके साथ जाओ, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। आउटसाइड ट्राई करो, इनसाइड ट्राई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटिवेस की जॉब मिलनी चाहिए। कंपनी अगर आपका कॉलेज लेके आ रहा है अच्छी बात है, नहीं लेके आ रहा बाहर अप्लाई करो। साइबर सिक्योरिटी इकलौता ऐसा फील्ड है जिसमें कहीं भी अप्लाई करो आंसर आ ही जाएगा, कहीं ना किसी जगह से आ ही जाएगा। इतना डिमांड है, इतना डिमांड है कि कोई कोई डाउट नहीं है मुझे इस चीज़ का। पूरा पूरा आईटी रिसेशन में चला जाए, सिक्योरिटी की जॉब सेफ रहती है। कल ही सीख के आए हो ये चीज़, तो तुम सेफ रहोगे इस चीज़ में, इसकी इसकी गारंटी है। लेकिन हाँ, एक एक कोशिश मेरे हिसाब से पहला मोटिव ये होना चाहिए कि यू एंटर इनटू द साइबर सिक्योरिटी फील्ड रादर देन गोइंग टू सम डेवलपर सपोर्ट जॉब और समथिंग। ये मिल जाए
तो थोड़ा सा सेटल डाउन विद लेस, 1 1.5 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद तुम्हारी वैल्यू डबल ट्रिपल होगी, ये मेरा गारंटी है। लेकिन क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज अबाउट एक्सपीरियंस, कोई भी आपको अपने सेंसिटिव सिस्टम्स सिर्फ बुक्स के बेसिस पे छूने नहीं देगा। वो आपसे हमेशा बोलेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस का कंपेंसेशन साइबर सिक्योरिटी में नहीं है, वो धीरे धीरे करके ही बिल्ड होगा। लेकिन हाँ, नॉलेज आपको सही जगह ले जा सकती है, उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा वहां पे थोड़े टाइम। मैं खुद ये नहीं बोल रहा कि वहीं बैठे रहो, लेकिन थोड़े टाइम रुको, फिर उसके बाद स्विच करो। तो स्टार्टिंग में साइबर सिक्योरिटी भी, बस इतना काफी है। आपका पहली कंपनी के एक्सपीरियंस और वहाँ पे क्या काम किया, किस पोजीशन भी किया उसके बारे में, और कितने लेवल रहते हैं पोजीशन के सिक्योरिटी में, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, फिर कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया उसके बारे में। मैंने पहली कंपनी तो आईबीएम ही थी। आईबीएम में इंटर्न से ज्वाइन किया था, 2 3 महीने की ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोजेक्ट था, बस उठा के डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बनाना था, एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट बनाना था। लेकिन वहाँ से मेंटर्स को ये समझ आ गया था कि हाँ इंटरेस्ट है और सीरियसली करेगा। तो जिस 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 मेंटर के अंडर काम किया था, उसके सीनियर ने हम लोग को हायर कर लिया, मतलब उसकी टीम में ही हम लोग चले गए। मेरा पहला डोमेन एंड पॉइंट सिक्योरिटी में था। दैट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड, उसको सीधे टर्म्स में बोलूँ तो एंटीवायरस है। आपको, जैसे आप अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस संभालते हो, वैसे ही एंड पॉइंट सिक्योरिटी में आप पूरी कंपनी का एंटीवायरस संभालते हो, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन उसमें क्योंकि मैं आईबीएम में था, एक एक चीज, अच्छी चीज ये थी कि कोई भी शायद बड़ी कंपनी, चाहे वो टीसीएस हो या कोई भी कंपनी हो, सारी बड़ी कंपनीज के पास रिसोर्सेज इतने होते हैं कि वो आपको निचोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो आपको जिंदगी दे देते हैं कि हाँ ठीक है जिंदा रह लो, स्टार्टअप की तरह आपको खाएंगे नहीं। मेरे साथ स्टार्टिंग का 2 3 महीना, कोई भी जॉब में जाओ एक्साइटिंग लगता ही है। तो स्टार्टिंग के 2 3 महीने तो जो भी आसपास था सबसे सीख रहा था, सबको खोद रहा था, कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। 2 3 महीने बाद लर्निंग ग्राफ ऐसे सीधे नीचे, एमएनसी, टिपिकल एमएनसी, सीधे ग्राफ नीचे जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको एक फील्ड, एक चीज बता रखी है ये करना है, उसका डॉक्यूमेंट दे रखा है। उस डॉक्यूमेंट को समझने में 2 3 महीने लगेंगे, और उसको उसको एक्सपर्ट बनने में 2 3 महीने लगेंगे। वो 2 3 महीने हो गए, और उसके बाद आप अगले 2 साल तक वही हो, कुछ चेंज नहीं होने वाला है जब तक आप खुद चेंज करने के मूड में नहीं हो। फिर वहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि आईबीएम का ब्रांड नेम तो छोड़ नहीं सकता, इतना बड़ा ब्रांड नेम है, अगर चला गया तो घर वाले बोलेंगे कि रेलवे में जॉब कर ले, तो उससे इसलिए आईबीएम तो छोड़ने का मन नहीं था। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि उन बड़ी कंपनियों के पास लर्निंग रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। मतलब इतने लर्निंग रिसोर्स देंगे आपको कि आपका जो सीखने का मन है आप वो सीख लो। और आईबीएम के पास हर तरह के लर्निंग रिसोर्स है, मतलब सारे पोर्टल्स के एक्सेस, सारे कोर्सेज के एक्सेस, वहां से मेरे को कोर्सेज के एक्सेस मिल गए। तो फिर मेरा ये था कि साइड में जॉब, वो एक मेरा एक गोल्डन रूल है कि 9 घंटे की जॉब है, तो 9 घंटे की जॉब के अंदर आप मान के चलो कि आपको 9 घंटे साइबर सिक्योरिटी को दे रहे हो। वो 9 घंटे आप जॉब को दो या फिर साइबर सिक्योरिटी को दो, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी जॉब आपसे 2 घंटे ले रही है तो अपने आप से झूठ मत बोलो, यू हैव टू बी ट्रू टू योर प्रोफेशन। मतलब आप अपने प्रोफेशन के साथ, आधे से ज्यादा जिंदगी प्रोफेशन में चली जाएगी, उसके साथ झूठ नहीं बोल सकते। 9 घंटे उसको देने हैं, तो 9 घंटे में से अगर 2 घंटे जॉब को जा रहे हैं तो बाकी 7 घंटे लर्निंग को दे दो। ये मेरा रूल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मीटिंग में जितने चले गए उतने दे दो, उसके बाद जितने भी घंटे बचे उसको लर्निंग को दे दो। और वो लर्निंग ही थी जिसको, मतलब ये मैंने कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया था, और ये मेरे लिए शायद ये एक इकलौती चीज थी जिसने मेरे को बाकी सब लोगों से अलग कर दिया था। क्योंकि मैं 1 1.5 साल के अंदर इतने सर्टिफिकेशन कलेक्ट कर पाया था जो मेरे मैनेजर के पास भी नहीं थे। क्योंकि मैं सीखता रहता था, कुछ ना कुछ, एक सर्टिफिकेशन एक क्वार्टर, दूसरा सर्टिफिकेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो एक लत सी लग जाती है, हर बार एक एक लेवल अप करना होता है। और वो मेरे लिए वो रूल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मैं बोलूंगा ये रूल काम का है। आई थिंक मैंने तेरे को भी सजेस्ट किया था। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बाद आपने किस पे स्विच किया, कौन से प्रोजेक्ट में। एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बाद मैं क्लाउड सिक्योरिटी में गया था। क्लाउड वहाँ सिक्योरिटी, वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता था आपको। 2 तरह की सिक्योरिटी होती है क्लाउड में, सिक्योरिटी इन क्लाउड, सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड। क्योंकि आईबीएम सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो एक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे, उनके पास नए लोग आए हुए थे, नए नई कंपनीज आई थी जो नई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन चाह रही थी, और उस टेक्नोलॉजी की नॉलेज ज़्यादा लोगों को थी नहीं। हम्म। मेरे मैनेजर को मेरे पे भरोसा इसलिए था क्योंकि मैंने सर्टिफिकेशंस की लाइन लगा रखी थी, तो उसको ये पता था कि इसको क्लाउड, मैं क्लाउड के सर्टिफिकेशन कर रहा था, तो उसको ये पता था कि इतना तो पता ही है, संभाल लेगा। उसने मेरे को उस प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय कर दिया, और वो था सैसी, सिक्योर एक्सेस सर्विस एज। गूगल पे सर्च करोगे समझ आ जाएगा।
बस आपके क्लाउड के और कंपनी के बीच में बैठता है और सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई करता है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। वो मेरा क्लाउड का पहला प्रोजेक्ट था, वो मैंने किया। और उसको करते करते साइड में मैं अपनी क्लाउड लर्निंग कर रहा था। उस प्रोडक्ट ने मेरे को एंड पॉइंट सिक्योरिटी से क्लाउड में शिफ्ट कर दिया था, और मेरा एंड गोल भी क्लाउड सिक्योरिटी में ही था, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था कि मैं थोड़ा सा सिस्टम्स पे काम करूं, मतलब हॉलिस्टिक व्यू में काम करूं, जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को साथ में देख पाऊँ। और वो मेरे को क्लाउड सिक्योरिटी में मिलता है। मतलब मैं नहीं बोल रहा सबको करना चाहिए, मेरे को सारी चीज़ें एक साथ देखने में मजा आता है कि पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। और वो क्लाउड सिक्योरिटी में था, वहाँ शिफ्ट हो गया, फिर वहाँ से दूसरी जॉब। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में क्या डिफरेंस आपको लगा इन पास्ट 2 इयर्स? आपने दोनों टाइम में काम किया, क्या डिफरेंसेस लगे, क्या लर्निंग रही? मैंने तो वर्क फ्रॉम होम बहुत बहुत एंजॉय किया। मैं अब पता नहीं इसको कैमरा पे बोल सकता नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने तो कोविड में भी खूब एंजॉय किया। जब कोविड में आई आई वाज लाइक ट्रैवलिंग अलो, खूब ट्रैवल किया उस टाइम पे। और आईबीएम में मैंने मेरे ख्याल से 1.5-2 साल काम किया। उसमें से 2 महीने भी आईबीएम नहीं किया मैं, पूरा टाइम ट्रैवल ही कर रहा था। एक हमारा जो तीसरा दोस्त है, उसके साथ बाइक ले ली एक, और निकल लिया, पूरे इंडिया का भ्रमण किया था उस टाइम पे। वर्क फ्रॉम होम परफेक्ट है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। और मैं जिस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था, मेरा पर्सनल माइंड ऐसा था कि मैं लाइफ में कभी ऑफिस नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। मेरा माइंड सेट ऐसे शिफ्ट हो गया था कि क्यों जाना है ऑफिस, क्या फायदा है ऑफिस जाने का, जब मैं सब कुछ यहाँ कर सकता हूँ, लोगों से मिल सकता हूँ, अपनी लाइफ जी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, और साइड में काम भी कर सकता हूँ, पैसा भी कमा सकता हूँ। मैं कभी ऑफिस नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आई थिंक लास्ट 3 महीने से ऑफिस जा रहा हूँ। एंड मैं बोलूंगा ऑफिस जाना क्या चाहिए। क्या डिफरेंस है, कैसे, क्या क्या डिफरेंस आपको लगा? ये ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। मैं इसके लिए बोलूंगा कि जो करेगा ना, उसको ये चीज समझ आएगी। आपको दोनों साइड ट्राई करने पड़ेंगे, तभी आप ये चीज समझ पाओगे। आप मेरे बोलने पे मत जाओ। जब आप ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा कि चीजों को मिक्स करने में भी प्रॉब्लम है। अगर आप सब कुछ साथ में कर रहे हो तो एंजॉय कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे साथ ये हो गया था कि मैं 1.5 साल तक ट्रैवलिंग भी साथ में कर रहा था, सिक्योरिटी भी साथ में कर रहा था, पढ़ भी रहा था, सब कुछ कर रहा था, सब कुछ मिक्सअप हो गया था। और अभी मैं जो कर पा रहा हूँ वो ये कर पा रहा हूँ कि पूरा एक हफ्ता बैठ के काम करता हूँ, उसके बाद वीकेंड्स पे ट्रैवल करता हूँ, तो इंजॉय ज़्यादा कर पाता हूँ। और जब आप एक्चुअली में ऑफिस जाते हो, ह्यूमन है, जो इंट्रोवर्ट्स हैं मैं उनके लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन ह्यूमंस हो तो आपको मजा आएगा लोगों से मिलके, और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। वो वाटर कूलर टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जब आप किसी के साथ ऐसे ही बस कॉफी पीने के लिए चले जाते हो और आपको लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया मिल जाता है बात करते करते कि ओके, दिस इज द शॉट आई वांट टू ट्राई। वर्थ इट है। आपको नहीं पता कहाँ से क्या मिलने वाला है, और लोगों से मिले बिना आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी नहीं। आई थिंक एक दोनों दोनों ट्राई करने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑफिस जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि घर रहो, लेकिन दोनों को इतना मिक्स मत करो कि भूल जाओ कि ऑफिस कहाँ पे है, लाइफ कहाँ पे है। दोनों को अलग भी करना आना चाहिए। नेटवर्किंग कितनी इम्पोर्टेंट है आपके सोचने में, कि कितनी मेरा इस पर इम्पोर्टेंट है बहुत मेरा इस पर बहुत डिफरेंट अप्रोच है। मैं आई थिंक नेटवर्किंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। लाइक द नेटवर्क, आई से नेटवर्किंग से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, कि आपके नेटवर्क में है कौन। आप बस नेटवर्किंग के नाम पे लोगों से मत मिलते चले जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नेटवर्क में किस किस लेवल का इंसान है, और आप उस पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपनी नेटवर्किंग के चक्कर में अपनी एनर्जी तो वेस्ट नहीं कर रहे। सही आदमी अगर आपके नेटवर्क में है तो 2 लोग भी काफ़ी है। सर्टिफिकेशन कौन कौन से किया आपने? और सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है कि एक्सपीरियंस, कि बहुत बैलेंस, कि किसी को करना हो तो क्या वो ध्यान रखे? मैं तो पागल हो गया था बीच में सर्टिफिकेशन के लिए। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि इतने करने चाहिए, लेकिन मेरे तो खुद याद भी नहीं है मैंने कितने करे हैं। लेकिन शायद सिक्योरिटी प्लस, साइसा प्लस, उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन में क्लाउड फेयर के तीनों सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। फिर जी स्केलर के सर्टिफिकेशंस किए हुए थे। फिर सी सी एच पढ़ा था लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं किया। नेटवर्क भी पढ़ा था, सर्टिफिकेशन नहीं किया। और उसके अलावा ए डब्ल्यू एस सर्टिफिकेशन किया। फिर ए डब्ल्यू एस के बाद ए डब्ल्यू एस सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन का सर्टिफिकेट किया। और अभी टेराफॉर्म का करने के बोर्ड में हो। फिर सी सी एस के किया। बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, लिस्ट बहुत, मतलब बेकार। नंबर टूल्स, जानना है तो नंबर बता सकता हूँ, 12 13 15 कुछ होगा। टूल्स के कौन कौन से टूल्स की? टूल्स में मैं बोलूंगा कि सिमेंटेक का मैंने किया था, क्योंकि सिमेंटेक पे मैं काम कर रहा था। जी स्केलर, नेटस्कोप का मैं काम कर रहा था, तो मैंने उनका सर्टिफिकेशन किया था। और टूल्स में टेराफॉर्म का मैं करने वाला हूँ, क्योंकि टेराफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। और
AWS किया मैंने, AWS सिक्योरिटी किया। वो टूल नहीं है वो, मतलब क्लाउड है, लेकिन आई आई थिंक वो वर्थ इट है। और इन सब में से सबसे काम का सर्टिफिकेशन सिक्योरिटी प्लस। बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे आप किसी भी लेवल पे हो, सिक्योरिटी प्लस तूने खुद भी किया हुआ है, तेरे को भी पता है, वर्थ इट है, वर्थ इट। मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच देता है। उसके बाद आप बस ग्रो ही कर सकते हो, लेकिन फाउंडेशन बहुत अच्छी है सिक्योरिटी प्लस की। अगर इंजीनियरिंग में हो और नहीं पता सिक्योरिटी के बारे में और समझना चाह रहे हो, सिक्योरिटी प्लस करो, वर्थ इट है। टेक माई वर्ड्स, 100%। जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि वर्थ इट है। और और दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का? सर्टिफिकेशन जरूरी है कि नहीं है? अब आपके साथ 1,000 लोगों ने इंजीनियरिंग करी हुई है, 1,000 लोगों ने वो सेम प्रोजेक्ट करे हुए हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, PHP प्रोजेक्ट्स, कोई फायदा नहीं है उनका। तो आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। आपके पास डिफरेंशिएट करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए, और सिक्योरिटी में अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए सर्टिफिकेशंस हैं। उनका वर्थ ये होता है कि मैं मना मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर्टिफिकेशन के बिना जॉब नहीं मिलेगी। मैं बहुत लोग जानता हूँ जो, जिन्होंने कभी सर्टिफिकेशन नहीं करे, मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है और उनको सर्टिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मेरे से बात करोगे तो मैं बोलूंगा कि वर्थ इट है। आप अपने टाइम के साथ कर क्या रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लर्निंग करनी है तो सर्टिफिकेशन 100% लर्निंग करवा देगा। आपको नहीं पता कि लर्निंग कैसे करनी है, सर्टिफिकेशन करो। आपको पता है लर्निंग कैसे करनी है, कोई जरूरत नहीं है सर्टिफिकेशन की। आपको लर्निंग करनी है और वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप और साथ में आप लर्निंग कर रहे हो और आपको कोई आपका एम्प्लॉयर उस लर्निंग के लिए सर्टिफिकेशन का पैसा दे रहा है, तो आप जैसे आप कॉलेज में, आप कॉलेज की लर्निंग एक तरफ है और कॉलेज की डिग्री एक तरफ है। तो जब लर्निंग कर रहे हो तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब पढ़ ही रहे हो तो उसको एक सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन नहीं है तो जिंदगी बर्बाद है, बिल्कुल भी नहीं। इंपॉर्टेंट, मतलब क्रूशियल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इग्नोर करने का भी कोई सेंस नहीं बनता। डिपेंड करता है आपको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। मेरे सारे सर्टिफिकेशन स्पॉन्सर्ड थे तो मैंने तो दबा के करे थे। किसी को जॉब चेंज करनी हो, कोई दूसरे डोमेन का हो, किसी को साइबर सिक्योरिटी में आना है, तो उसको उसके लिए कितना डिफिकल्ट है इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी आना या स्टे करना? आप आपको यही यही चलता है पूरे पूरे टाइम पे। अगर आप और इसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको नॉलेज गेन करने में टाइम लगेगा। मैं कोई फेक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से टफ है। ऐसा ऐसा नहीं है कि सबको साइबर सिक्योरिटी मेंटरी मिल जाएगी। आपको मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में लोग ही नहीं है। तो उनको लोग तो चाहिए, तो एंट्री तो आराम से मिल सकती है। बट आपको ग्राउंड पहले बिल्ड करना पड़ेगा। ये वो गेम नहीं है जिसमें आप घुसो और बाद में सीखो। ये वो गेम है जहाँ पे आपको पहले सीखना पड़ेगा, बाद में घुसने के बारे में। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस और इंटरव्यू कितनी कंपनीज में आपने इंटरव्यू दिया, कहाँ कहाँ क्लियर हुआ का एक्सपीरियंस, कैसे सवाल आए, कैसे फाइनल फाइनल किया आपने कि आपको मुनीज ही चुनना है? पहली बार इंटरव्यू दे रहे होते हो तो इंटरव्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है। तब आपका प्रोजेक्ट बेस, आपका नॉलेज बेस, आपका डिग्री बेस इंटरव्यू होता है। उसमें आपसे मतलब कॉलेज के बारे की चीज़ें पूछेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, नॉर्मल चीज़ें पूछेंगे। वो उतना टेक्निकल इंटरव्यू नहीं होता। वो पहली बार वाला बहुत डिफरेंट होता है। जब स्विच करना होता है तो डिफरेंट, तो लेवल चेंज हो जाता है इंटरव्यू का। और उस टाइम पे बहुत मैटर करता है कि आप चीज बताते कैसे हो। मेरे को ये चीज लगती है कि सेम चीज जो पहले था, बेचना आना चाहिए आपको। यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ स्किल्स एंड यू कांट टॉक अबाउट देम, यू कांट एक्सप्लेन देम, इज अ प्रॉब्लम। ये मेरे को डायरेक्ट फीडबैक मिला है मेरे इंटरव्यूअर से भी, कि वो ज्यादातर लोगों को हायर इसलिए नहीं करते क्योंकि इवन इफ दे आर गुड एंड दे कांट एक्सप्लेन इट, देन दे कांट वर्क इन अ टीम। आप एक टीम में काम तो तब करोगे ना जब अपना विजन समझा पाओगे। ये चीज नहीं है तो आपको इस स्किल पे काम करना जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से पीछे रह जाओगे। ये मेरी पर्सनल लर्निंग रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सबके सब इस डोमेन में फंस जाएंगे या सर्कल में फंस जाएंगे, लेकिन दिस इज 100% क्रूशियल। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत क्रूशियल है। इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं ज्यादातर, जो आपने किया है और जो अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, मतलब आपने बहुत, क्योंकि मेरे रिज्यूमे में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस रहते थे, तो वो उनकी एक लेवल एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है कि इसको इस लेवल पे तो चीज़ें पता ही है, तो क्वेश्चंस उसके बाद ही मिलेंगे आपको। आप आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो सीधे उसी लेवल से ही शुरू करेंगे। डिपेंड करता है कि आपका रिज्यूमे कितना स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। मेरे को ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं अगर मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। तो मेरे से, मतलब वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसका सॉल्यूशन कैसे लेके आऊँगा। दे आर नॉट इनटू ये टूल में ये ऑप्शन कहाँ पे है, इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा। मेरे को इस तरह के इंटरव्यूज कम मिलते हैं, लोगों के होते हैं, लेकिन मेरे को इस तरह के इंटरव्यूज कम मिलते हैं। मेरे को ज़्यादातर जो मिलता है वो ये होते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। एंड जो मेरे को समझ आया है वो ये है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली में कंपनी डील भी कर रही होती है। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो आपको हायर करने में भी इंटरेस्टेड होता है। ये एक साइड हो गया। दूसरा, कितने इंटरव्यूज दिए थे?
बीटेक में तो बताया ही था कि एक आईबीएम का दिया था, उसके बाद तो सब डब्बा गोल हो गया था। उसके बाद जो दोबारा से इंटरव्यू देना शुरू करा था, उसके बाद तो बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे। मतलब इंटरव्यू देना अपने आप में एक स्किल है, अपने आप को एक्सप्लेन करना अपने आप में एक स्किल है। इंटरव्यू देते देते आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना आ जाता है। और मैंने बहुत सारे दिए थे, ऐसा नहीं था कि हायर नहीं हो रहा था, मेरे को एक्चुअली काफी रिप्लाईज आ गए थे। मतलब ऐसा समझो कि मेरी उस टाइम की सैलरी से एक बार में डबल, फिर उसके बाद उसी में उतना ही नंबर फिर से डबल। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। सो इट इट जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग गोइंग। यू नेवर नो कि आपका पोटेंशियल क्या है। वो मतलब वो इंटरव्यू देते देते समझ आता है कि किस लेवल पे जा सकते हो आप, या मतलब आपको कितना रिप्लाई आ सकता है। बहुत सारे कंपनी से रिप्लाई आ गया था मेरे को। और मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी में ज्यादातर आ ही जाता है। AWS, Oracle, IBM तो कर ही रहा था। जो मेन स्टार्टअप्स हैं सिक्योरिटी के, उनसे भी रिप्लाई आ गया था। बट हाँ, मतलब बड़े ब्रांड से लेके फॉरेस्टर, जितने भी थे बड़े ब्रांड से छोटे ब्रांड तक आ गया था मेरे पास, अच्छी कंपनीज के रिप्लाई आ गए थे। उसमें से मैंने अपनी करंट कंपनी की यूज करी थी। पहला तो मेरा पर्सनल बायस है कि मेरे को लर्निंग का बायस जो है वो अंदर से घुसा हुआ है ना, कि चीज़ें सीखने का मौका मिलना चाहिए। और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में नहीं, लाइफ में भी तो कुछ सीखने को मिलना चाहिए। तो लाइफ में सीखने के लिए अपनी इंडिया से बाहर निकलेंगे तो अपने को और कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये मेरा एक पर्सनल बायस था कि इंडिया से बाहर निकलना मेरे लिए ज़रूरी है, ताकि मैं और चीज़ें सीख पाऊँ लाइफ में। और दूसरा, मैंने अपना जो मुनीस चूज करने का एक मेन रीज़न ये था कि जब ये मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब ज़्यादातर कंपनी आपको एनालाइज कर रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंपनी को एनालाइज करते हो और आप दोनों सिंकअप हो पाते हो। इनके साथ इंटरव्यू में मेरे साथ वो सीन हुआ था कि मैंने मैनेजर को बता दिया कि मेरे को ये आता है। उन्होंने मेरे को बता दिया कि उनको टेराफॉर्म चाहिए, माइक्रो सर्विसेज पे इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यूबरनेटिस आना चाहिए, AWS आना चाहिए। और मैंने उनको साफ साफ बताया कि AWS आता है और कुछ नहीं आता। तुमने 5-6 टेक्नोलॉजी बताई, उसमें से सिर्फ AWS आता है और कुछ नहीं आता। बहुत क्लियर अपफ्रंट कम्युनिकेशन था कि वो हायर मेरे को इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि मेरे रिज्यूमे में मेरे सर्टिफिकेशंस ये चीज़ बोल रहे थे कि मेरे के अंदर लर्निंग अप्रोच है और मैं सीख लूंगा चीज़ों को। और वो मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं उसको अप्रोच सही बता पा रहा था कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। टूल्स कौन से हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अप्रोच सही बता रहा था। और उससे उनको भरोसा हो गया था कि हाँ, ये सॉर्ट आउट कर लेगा चीज़ें। और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। मैं जब कंपनी ज्वाइन करूंगा तो मैं करूंगा क्या। वो लोग इस चीज़ के लिए ओपन थे कि यू कम, यू आर अ सिक्योरिटी गाय, हमें सिक्योरिटी नहीं पता तो हम तुम्हें नहीं बता सकते। भले ही वो मेरा मैनेजर है, 19 साल मेरे से हाई हाई पोस्ट पे है, लेकिन उसको सिक्योरिटी नहीं आती, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो मेरे को डायरेक्ट करेगा। वो मेरे से बोल रहे हैं कि आओ, सिस्टम देखो और बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। यू कम, यू पिक योर ओन वर्क एंड यू डू इट, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू आर डूइंग। और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो IBM से जस्ट अपोजिट था। IBM में या किसी भी MNC में आपको एक चीज बताएंगे, उसको करना है। यहाँ पे आपको आना है, देखना है और खुद बताना है कि ये चीज गलत है, इसको सही करना है। जब मैं ज्वाइन किया, वो मेरा इंट्यूशन भी था और मेरे को लगा भी कि मैंने, ये मेरा शायद सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैं अभी जो कर रहा हूँ वो उससे मेरे को बहुत लर्निंग मिली। सो एक्सप्लेन योर CTC। ये तो कॉन्फिडेंशियल है। कैसे कैसे कंपनियां अपना CTC डिसाइड करती हैं कि इसको इतना देना चाहिए, इसको शेयर देनी चाहिए? वो इस बात पे डिसाइड करती है कि आपको क्या पता है अपने बारे में। बिल्कुल सीधा, सिंपल और क्लियर आंसर बता रहा हूँ मैं। मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो वो आपको कचरा देंगे। और अगर आपको ऊपर भरोसा है, आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है, तो आप उनसे गोल्ड भी निकलवा सकते हो और उनको भी पता नहीं होगा कि वो आपको इतना दे सकते हैं। लेकिन ये इस बात पे कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे, और ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा मैं। ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, वो आपका पूरा इंप्रेशन और लाइफ भी रुइन कर देगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे को, मैं अपनी रियलिटी बता सकता हूँ, मतलब इंडिया में, क्योंकि वो कंपनीज के नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे को कहाँ से पता लगे थे, बिकॉज ये सच में कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, आई डोंट नो। तेरा मेरा दोनों का चैनल बंद करवा देंगे। तो मेरे लिए जो नंबर इंक्रीज हुआ था वो, मतलब मैंने पहली इंटर्नशिप 10,000 से करी थी तो मेरा नंबर तो 10,000 से शुरू हुआ था। लेकिन जब मैं IBM ज्वाइन किया, एक नंबर था मेरे पास। और उसके बाद मान लो कि मैं 5 पे था, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 32। अभी जो करंट है वो तो 60 के ऊपर है, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन उसको करेंसी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। वो आप किसी भी बाहर वाले बंदे से पूछोगे तो आपको समझ आएगा कि जहाँ रहते हो वहाँ खर्च भी करना पड़ता है। यूरो में कमाओगे तो यूरो में देना भी पड़ेगा, तो वो 60 किसी काम का नहीं है। वो बस
इंडियंस को 60 दिखाई देता है, लेकिन जो एस्टोनिया में उनको 60 नहीं दिखाई देता, उनको नॉर्मली 5-10 लाख ही दिखाई दे रहा होता है। बट हाँ, I'll say go to the market, try yourself, learn before accepting something, and in the process you will learn कि वर्थ है क्या एक्चुअली में, और देन चैलेंज। मतलब कभी कभी एचआर ने मेरे को सरप्राइज किया है कि मैंने उनको कम बोल दिया, उन्होंने मेरे को उससे ज़्यादा का ऑफर दिया, और कभी कभी मैंने एचआर को इतना फोर्स किया है कि वो कभी किसी को नहीं देते और वो मेरे को भी उतना ऑफर देने के लिए रेडी है। ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर क्या है, मतलब कोई भी कितना भी बड़ा ब्रांड है आप उससे कितना भी पैसा निकलवा सकते हो, छोटी कंपनी से भी निकलवा सकते हो, बट आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आप जो चीज़ लेके जा रहे हो उनके पास वो उनको और कहीं मिल नहीं रही है, तो वो आपसे ये बोल रहे हैं ना कि कोई बात नहीं आप मत ज्वाइन करो, दूसरा ज्वाइन कर लेगा, उस कंपनी के लिए ट्राई मत करो। क्योंकि ना तो अगर उनको उनके पास दूसरा ऑप्शन है तो वहाँ लड़ने का ऑप्शन नहीं है, आपको अपने आप को पहला ऑप्शन बनाना है, आपने अपना पहला ऑप्शन बना लिया, देन द गेम इज इन योर फेवर, देन नेगोशिएट, मेरा मानना ये है। थैंक यू आशीष, आपने इतना सब बताया अपने बारे में, अपना लर्निंग एक्सपीरियंस बताया, सब कुछ शेयर किया। थैंक यू सो मच। बस खत्म। बाप रे बाप भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं मांगोगे? नहीं भाई, जिसके जीवन में मैंने कुछ भी ऐड किया हो, मेरा मोटिव ही यही है भाई, जीवन में अगर किसी के कुछ भी गया हो का दुखा, तो मेरा वैल्यूएबल टाइम जो मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, मेरा नहीं अपना, जो उसने मेरे को देखने में इन्वेस्ट किया या कुछ सीख के गया है, तो वो अपने श्रद्धा अनुसार